हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली यूपीएससी 7007 में। तो हम घटना चक्र पूर्वावलोकन कर रहे थे 69th बीपीएससी के लिए, 69 बीपीएससी पीटी के लिए। इसके पहले हमने हिस्ट्री घटना चक्र और साइंस का घटना चक्र कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ हम एडिटोरिया जो बिहार करंट अफेयर स्पेशल है उसका भी कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए 64 क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। तो सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए न्यायतंत्र। तो ये एक एक वर्ड में डिफरेंस किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब यही है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि के समझ सभी समान है एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, विधि के समझ से सभी समान है और विधियों का समान संरक्षण। तो विधि का नियम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये शक्ति किसको दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये कब के हिसाब से थे, ये क्वेश्चन कब का है, 94 और 2000 में रिपीट हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, 19, 21, 20, 22। तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 19। ये 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(1) में कहा है कि जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी उसी में निहित है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार, या ऑप्शन डी देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है इसमें से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार में अब नहीं आता। क्यों, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा के किस में कर दिया है, आर्टिकल 300A में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो किसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकार प्रक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अगर इसके बारे में हम देखें तो संवैधानिक उपचारों में अधिकार प्रक्षा या क्यू वारंटो संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम कहा जाता है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय क्या करता है, लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है, और इसके अंतर्गत उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम कहा जाता है क्योंकि इसमें निर्णीत न्याय कार्रवाइयों की जांच की जाती है। तो इस प्रकार से आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है डीपीएसपी में, मौलिक अधिकारों में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, या फिर संविधान की प्रस्तावना में। तो जब भी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात की जाएगी तो उसका आंसर क्या है, डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो इनका वर्णन किस में है, भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। आप ध्यान रखेंगे कहाँ से है, आपके 36 से 51A 51 तक है। ये 51A में क्या है,
मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अगला देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत की? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगर हम इसके आर्टिकल की बात करें कि किस आर्टिकल में इसका प्रोविज़न है, तो आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखेंगे आर्टिकल 40 है और ये डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूछा जा रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो ये किस प्रकार से भिन्न है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नीति निर्देशक सिद्धांत अगर राज्य लागू नहीं करती है तो आप इस आधार पे इनको चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते कि अगर ये योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है तो आप कोर्ट में चैलेंज कर जाए। लेकिन अगर मूल अधिकार फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 43वें संविधान संशोधन, 39वें, 42वें, 40वें। तो किस संशोधन के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों के भाग 4A, हमने पिछले में अभी देखा कि भाग 4A में अनुच्छेद 51A को शामिल किया गया है। मूलतः ये क्या है कि मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान, याद रखेंगे पूछा जाता है कई बार, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया मौलिक आचार्यों को आदेशों के नाम से। आप मुझे बताइए कि 11वां वो कर्तव्य क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। आप अगर PYQ क्यूज लगाते हैं तो आपको यही आइडिया लगता है कि देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पूछने का तरीका अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कल्याणकारी का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। ऑप्शन सी है आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा या ऑप्शन डी खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऑप्शन में क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि आपका आर्टिकल भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो अनुच्छेद 55(3) में 55(3) में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण के द्वारा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसको सौंपा जाएगा? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर कोई विवाद होता है चुनाव से संबंधित, जैसे कि कुछ भी अनैतिक होता है या फिर चुनाव बीच में ही रुक जाता है या कुछ भी होता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ये मामला सौंपा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किस आधार पर हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा? तो बिल्कुल ही नहीं होगा, आपको भी पता है। लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद के द्वारा। जब भी राष्ट्रपति को हटाने की बात की जाएगी तो लोकसभा ही अकेला नहीं आएगा, संसद के द्वारा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 56 में ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उससे रिलेटेड आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 56 में लिखा है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को
अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से संसद के द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से हटाया जाएगा। और ये किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कार्यपालक अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 के अनुसार क्या कहते हैं कि संघ की कार्यपालिका किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। और ये सारी अपनी शक्तियाँ किसके नाम पे यूज़ करेगा? राष्ट्रपति के नाम पे ही सारे कार्य होंगे। इस प्रकार से भारतीय संघ का कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है, क्योंकि सारे काम उसी के नाम पे किए जाते हैं। हालांकि अगर वास्तविक हेड की बात की जाएगी तो कौन होगा? प्रधानमंत्री। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? गृह सचिव, भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव या वित्त सचिव, या ऑप्शन ए। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रिमंडलीय सचिव उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है केंद्र सरकार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो किसमें निहित किया गया है? ऑप्शन ए है कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, या तीनों में। तो इसका आंसर हमने ऊपर डिस्कस ही किया है। तो सभी शक्तियाँ किसके नाम से जानी जाती हैं? भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि सरकार की अधिशासी शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है किस आधार पे? हथियारबंद विद्रोह के आधार पे, बाह्य आक्रमण के आधार पर, या फिर युद्ध के आधार पर। चौथा है और ऊपर वर्णित सभी आधारों के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हथियारबंद या छोटे से क्षेत्र में विद्रोह हुआ तो भी कर सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पे भी कर सकता है, युद्ध के आधार पे। तो ये राष्ट्रपति शासन का अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऐसा भी तीनों आधारों पे कर सकते हैं, तो आप आर्टिकल याद रखेंगे। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। कौन से अधिकार नहीं देता है ये पूछा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, या ऑप्शन डी है देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल। संबंधित राज्य के राज्यपाल राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे? क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो राष्ट्रपति को कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के द्वारा हटाया जाता है दो आधारों पे। हमने बात की थी, साबित कदाचार या संविधान का उल्लंघन। अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो कहाँ से थे? आप सभी को पता होगा, ये बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन कि राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। तीसरा है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। चौथा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ये असत्य है, बाकी सब सही है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। चौथा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, ये तो सभी को पता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आप सभी को पता होगा, उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री।
और 78 के अनुसार ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित को राष्ट्रपति को संसूचित करे और जानकारी राष्ट्रपति मांगे। सॉरी, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। किसका मुख्य है? राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का। इसके साथ ही आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं 89 वाले में। इसमें मैंने आर्टिकल जो है वो गलत बता दिया है। तो संविधान के 66 आर्टिकल 66 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा कैसे होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, सेम उसी तरह से जिस तरह से राष्ट्रपति का होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। तो इस प्रकार से अगर पसंद आया हो तो लाइक